मित्रों, जैसा कि हर वर्ष हम हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं, इस वर्ष भी हिंदी को लेकर हम सबकी चिंताएं, हम सबके सवाल एक समान लगते हैं। हिंदी भाषा यूँ तो राष्ट्रीय स्तर पर हमारी अस्मिता का प्रतीक है, लेकिन वैश्विक परिदृश्य में हिंदी की जितनी चिंता की जा रही है, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अपने घर में ही हिंदी अपने अस्तित्व को, अस्मिता को तलाश रही है। दुनिया बहुत तेज़ी के साथ बदल रही है, उसके साथ हमारी भाषा, हमारी नैतिकता, हमारे मूल्य, हमारे विचार सब कुछ बदले हैं और इन सब ने हमारी भाषा पर गहरा प्रभाव डाला है। और लगता है कि जो संकट अन्य बातों को लेकर हमारे जीवन में आया है, वही संकट हमारी भाषा पर भी मंडरा रहा है। बहुत सारे लोग हिंदी की दुर्दशा को लेकर एक तरह से तंज कसते हैं, उसका रोना भी रोते हैं, लेकिन कुछ लोग आशान्वित भी दिखाई देते हैं कि हिंदी ने दुनिया भर के क्षेत्रों में बहुत तरक्की की है और आज दुनिया की जो भाषाएं अपना प्रभाव छोड़ रही हैं, उनमें हिंदी भी है। भले ही वो सिनेमा या गीतों के माध्यम से जानी जाती हो, सीरियलों के माध्यम से जाती हो, लेकिन हिंदी को लेकर आधुनिक दुनिया का जो परिदृश्य है, उसमें हिंदी कहाँ पर है और हिंदी के विकास में क्या हमारी जो बोलियां हैं उनकी कोई भूमिका है। और एक और सवाल उठता है कि वैश्विक स्तर पर हिंदी की भूमिका को हम कहाँ पर, किस रूप में देखते हैं, क्योंकि जो बदलाव आ रहा है वो भाषा में भी तेज़ी के साथ दिखाई देता है। तो हमारे जो विद्वान हैं, हिंदी के विद्वान हैं, साहित्यकार हैं, युवा लेखक हैं, विचारक हैं, चिंतक हैं, उन सब से मैंने इन्हीं कुछ मूल मुद्दों को लेकर बातचीत की है और मैं उनके जो विचार आपके सामने मैं रखने जा रही हूँ, उससे हिंदी का एक बड़ा परिदृश्य आपके सामने आएगा। हिंदी ज़रूरी तौर पर बोलियों से ही बनी है और क्योंकि उसने तमाम बोलियों को आधुनिक हिंदी ने अपने विकास में अपने भीतर जो आसपास की अपनी बोलियां थी, अवधी, ब्रजभाषा, मालवी, निमाड़ी, बघेली, बुंदेली, मैथिली, इन सब को अपने भीतर उसने समोया है और इस तरह से वो एक आधुनिक हिंदी का निर्माण हुआ है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि इस आधुनिक हिंदी का निर्माण स्वाधीनता संग्राम के दौरान हुआ, जिसमें सारे देश में संपर्क करने के लिए एक भाषा की ज़रूरत हमारे नेताओं को लगती थी। तो उन्होंने इस तरह से आधुनिक हिंदी का निर्माण किया, तत्कालीन साहित्यकारों के साथ मिलकर, पत्रकारों के साथ मिलकर, और कई लोगों का योगदान है। लेकिन अब इस आधुनिक हिंदी के बाद जब ये 14 सितंबर आता है और हम हिंदी दिवस मनाते हैं और हिंदी भाषा पर अपनी चिंताएं जाहिर करते हैं, तो मुझे लगता है कि इस समय जो वाजिब चिंता जाहिर करनी चाहिए वो ये है कि तमाम कोशिशों के बावजूद हिंदी हमारे अकादमिक जगत में विमर्श की भाषा नहीं बनी। विमर्श की भाषा हमारे अकादमिक जगत में आज भी अंग्रेजी है। जब तक हमारा अकादमिक जगत, और मुझे दुख होता है ये कहने में कि हमारे अकादमिक जगत ने इस मामले में कोई सहयोग नहीं करता, उसे किसी भाषाई गौरव, भाषाई अस्मिता की फिक्र नहीं है, तो पूरे अकादमिक जगत ने हिंदी को अपने विमर्श का, जो ज्ञान और विज्ञान के और समाज विज्ञान के विमर्शों में हिंदी की जो दखल होना चाहिए था, जो पूरे अकादमिक जगत, सारी यूनिवर्सिटीज़, सारे विश्वविद्यालय, सारे कॉलेजेस, सारे महाविद्यालय, इन सब की जिम्मेदारी थी कि वो हिंदी को अपने विमर्श की भाषा बनाएं, उन्होंने नहीं बनाया। हम सरकार से हर वक्त मांगते रहे सरकार में राजभाषा हो जाए, संपर्क भाषा तो हिंदी बिना किसी सरकारी रहमो करम के बन ही गई। वो सारे देश में आज भी आपसी संवाद के, आपसी संपर्क की वो भाषा है और उसके लिए हमें अगर किसी को याद करना चाहिए तो हमारे स्वाधीनता संग्राम के बड़े बड़े नेताओं के लिए, महात्मा गांधी जैसे लोगों की हमें याद करनी चाहिए, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों की हमें याद करना चाहिए, जिन्होंने हिंदी को संपर्क भाषा बनाया। गणेश शंकर विद्यार्थी
जैसे पत्रकारों को हमें याद करना चाहिए, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट जैसे लोगों को याद करना चाहिए। उसमें हिंदी को संपर्क भाषा बनाने में सरकार का बहुत कोई योगदान है नहीं। सरकारी कामकाज की भाषा, तो सरकारी कामकाज की भाषा में वो कितनी संपर्क भाषा रह गई है, ये सरकारी कार्यालयों से पूछा जाना चाहिए। इसमें मुझे कोई विशेष टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। अब ख़ास तौर से अब जबकि इस शताब्दी में बहुत सारी भाषाओं के लुप्त होते जाने का खतरा दिखाई देने लगा है, और ख़तरा दिखाई ही नहीं देने लगा है, बहुत सारी भाषाएं हमारे भाषाई भूगोल से गायब हो गई हैं। तो हिंदी पर भी एक संकट, ये हम इस खुशफहमी में ना रहें, हिंदी पर भी एक संकट ये आ सकता है। पत्रकारिता, जो जिन समाचार पत्रों के माध्यम से स्वाधीनता संग्राम के दौरान हमारी हिंदी ने आधुनिक स्वरूप ग्रहण किया, मुझे दुख है इस बात का कि आज उन्हीं समाचार पत्रों के माध्यम से हिंदी को नष्ट करने का षड्यंत्र चल रहा है। और उन समाचार पत्रों के बारे में हिंदी के बौद्धिक जगत को और हिंदी के अकादमिक जगत को, हिंदी की पत्रकारिता जगत को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। हिंदी दिवस पर मुझे बस यही फ़िक्र है, और मैं यही अपने साथियों से, अपने दोस्तों से, अपने देशवासियों से, अपने भाइयों से, अपने बहनों से कहना चाहता हूँ। जहाँ तक हिंदी दिवस का प्रश्न है, हर साल हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। कुछ लोगों का सोच यह है कि हिंदी दिवस एक प्रकार का औपचारिक समारोह बनकर रह गया है। यदि औपचारिक भी है तो क्या हर्ज है। औपचारिकताएं कई होती हैं जीवन में, उनमें से एक ये बड़ी औपचारिकता है, और यह हमारी भाषा का उत्सव है। एक प्रकार से हमने जिस भाषा को 1949 में राजभाषा का दर्जा दिया, यदि वो भाषा अपना उत्सव मनाती है तो लोगों को इसमें खुश होना चाहिए। दूसरी बात जहाँ तक मैं कहता हूँ कि अभी हमारा जो भाषाई बोध है उससे लोकनिष्ठा नहीं जुड़ी है। जिस दिन लोकनिष्ठा प्रबल हो जाएगी उस दिन लोकनिष्ठा का दबाव उन सब लोगों पर पड़ेगा जो प्रशासन में भी है, राजनीति में भी हैं, सरकार में भी हैं, और वे बाध्य होंगे इस बात के लिए कि इस भाषा को हम एक राष्ट्रभाषा के रूप में भी स्थापित करें, राजभाषा से इसका दायरा बढ़ाएं। वैसे तो आजकल भाषाओं को लेकर नए सर्वे किए जा रहे हैं। ग्रियर्सन ने तो कब किया था, 1894 में से लेकर 1928 तक जो सर्वे किया, उसके ग्रियर्सन जो रिपोर्ट आई, उसके बाद आज तक 120 साल में कोई सर्वे ही नहीं हुआ था। अब जाके जो सर्वे हुआ उसमें ये बताया गया कि 850 भाषाएं जिंदा है, जबकि किसी समय 1300 भाषाएं थी हमारे पास। तो बहुत सारी भाषाएं लुप्त हो रही हैं। और एक बड़ा ही विचित्र निष्कर्ष ये निकाला गया कि अन्य भाषाएं जो बोली जा रही हैं और जो जीवित हैं, जो क्षेत्रीय स्तर पर जीवित हैं, बोलियों के स्तर पर जीवित है, बोलियां आजकल कहना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि जो सामाजिक भाषा वैज्ञानिक है वो बोली शब्द का उपयोग करना नहीं चाहते कि बोली के शब्द जैसे ही बोला गया वैसे ही भाषा का स्टेटस कम हो जाता है। तो भाषा की स्थिति को नीचा क्यों लाया जाए, बोलियां भी हमारी भाषाएं हैं। तो जो हमारी लोक भाषाएं हैं, उन लोक भाषाओं का सबसे बड़ा अवदान ये होता है कि वे हमें कहावतें देती हैं, लोकोक्तियाँ देती हैं, हमें दंत कथाएँ देती हैं, और हमें वो सामाजिक परिवेश देती हैं, वो आचरण देती हैं समाज का, जिनको हम अपनी भाषा में बदल कर लाते हैं और एक मानक रूप भाषा का गढ़ते हैं। माना जाता है, भाषा वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि अनेक भाषाओं का एक जब बंडल बनता है, जिसे हम पोटली कह सकते हैं, जब पोटली बनाई जाती है तो उस पोटली में गड्ढमड्ढ हो जाने वाले अनेक शब्द ऐसे होते हैं जो बड़ी भाषा में विलीन हो जाते हैं, और बड़ी भाषा ही आगे चल कर के मानक भाषा हो जाती है। इसलिए अनेक बोलियों से, या हम कहें लोक भाषाओं के एक बंडलिंग प्रोसेस से या पोटली बंदी से यह कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा का निर्माण हुआ है। लेकिन हमें आज के संदर्भ में भाषा पर विचार करना ज़रूरी है। क्या हिंदी हमारे ज्ञान की भाषा बन पाई? यदि नहीं बनी तो उसे ज्ञान की भाषा कैसे बनाया जाए? क्या हिंदी हमारे विज्ञान की भाषा बन पाई? यदि वो विज्ञान की भाषा नहीं बन पाई तो उसे कैसे बनाया जाए? यदि वो हमारे कानून और अदालतों की भाषा बन पाई, नहीं बनी तो उसे कैसे बनाया जाए? क्या वो हमारे बाज़ार की भाषा है? इसका एक आंशिक उत्तर है, क्योंकि बाज़ार अपनी स्थानीय भाषाओं के बिना चल नहीं सकता।
बाज़ार को चलाने के लिए स्थानीय लोगों से जुड़ना आवश्यक है। स्थानीय ग्राहक मिलेंगे तभी ही बाज़ार की भाषा चलेगी। यदि बाज़ार भी विदेशी भाषाओं में बात करने लगेगा तो बहुत सारे ऐसे ग्राहक हैं आजकल जो उच्च और निम्न मध्य वर्ग में पाए जाते हैं, वो उनकी भाषा समझेंगे नहीं और ऐसे मॉल्स वगैरह में जाएंगे नहीं। तो अब बड़े पैमाने पर बहुत सारे हमारे मॉल्स वगैरह या विदेशी जो कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं वो आकर के हिंदी को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारा जो विदेशी भाषा मोह पूरी तरह से उन लोगों के चुंगल में है जो बाज़ार को चलाते हैं और बाज़ार पर नियंत्रण रखने के लिए अपनी भाषा फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिसे हम भूमंडलीकरण कहते हैं। वो दरअसल भूमंडलीकरण नहीं, मैं तो अक्सर कहा करता हूँ कि वो भूमंडलीकरण के बजाय भूमंडीकरण है। एक प्रकार की हम भाषाओं की मंडी, एक प्रकार की बाज़ार मंडी बना रहे हैं, उसमें भाषा को वस्तु के एक ऑब्जेक्ट की तरह हमने रख दिया है। तो ये जो भाषा का ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, उसे विचार बनाना होगा। हम वस्तु से मुक्त करें भाषा को और विचार के स्तर पर उसे लाएं, लोक निष्ठा से जोड़ें, लोक आंदोलन खड़ा करें, प्रशासन के स्तर पर उसको अधिक से अधिक उपयोग में लाने के लिए दबाव डालें, सरकारों पर दबाव डालें। और एक लोक चेतना जब पैदा होगी तो भाषा अपने आप समृद्ध होगी, उस भाषा के प्रति हमारा स्वाभिमान बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। हम आत्महीनता में जीने वाले लोग क्यों बने? यदि चाइनीज़ का आत्मविश्वास बहुत बड़ा हुआ है उनकी भाषा के कारण या अंग्रेज़ों का अंग्रेज़ी के कारण, तो हमारे हिंदी भाषी लोगों का आत्मविश्वास आत्महीनता से ग्रस्त क्यों हो? वो अपनी भाषा के स्वाभिमान में जिएं, आत्मसम्मान में जिएं, बजाय कि आत्मग्लानि में जीने के। हिंदी अगर हम विश्व परिप्रेक्ष्य में देखें तो आजकल ऐसे बहुत प्रयत्न हो रहे हैं कि विश्व हिंदी सम्मेलन भी कई सारे होते हैं और उसमें जिस तरह के लोग जाते हैं और उनका हिंदी से कितना लगाव है, ये अगर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक हम किसी तरह की औपचारिकता को निभा रहे हैं। जैसे हिंदी दिवस ही अपन मनाते हैं तो ऐसे हिंदी राजभाषा मानी जाती है और लेकिन राष्ट्रभाषा फिर भी नहीं है। हम राष्ट्रभाषा का दर्जा उसे नहीं दे पाए। इसी तरह से एक चीज़ और मेरा ध्यान बहुत खींचती है कि हमारे हिंदी के जितने अखबार हैं वो सब सिटी प्लस सिटी लगाते हैं और वाक्य के वाक्य आपको अंग्रेज़ी में मिल जाएंगे, लेकिन कोई अंग्रेज़ी अखबार हिंदी को मतलब एक वाक्य भी हिंदी का नहीं देता है। तो हम इतने आत्महीन कैसे हो गए कि हमारे हिंदी के अखबार आदि सारी भाषा और ऊपर से तर्क ये दिया जाता है कि हमारे लोग आजकल ऐसी मिली जुली खिचड़ी भाषा बोल रहे हैं, इसलिए हम अखबार में, तो फिर अंग्रेज़ी वाले अखबारों को भी यही करना चाहिए था। जहाँ तक हिंदी की समृद्धि का दूसरी भाषाओं के संदर्भ में सवाल है तो वो ये बहुत ही सोचने की बात है। और मैं ये भी देख रही हूँ कई गुजराती मैंने बहुत पढ़ी भी है, मेरा गुजराती साहित्य से में, तो वहाँ मैंने देखा कि कितने सारे हिंदी के शब्द, मराठी के शब्द गुजराती में, तो जो आपस में भाषाएं व्यवहार करते हैं वो अपने आप ही कुछ शब्दों को उपयोग में ले आते हैं। मान लीजिए कि कोई शब्द ऐसा है जो गुजराती का तुरंत समझ में नहीं आता तो वो लोग हिंदी का ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं जो गुजराती वालों को भी समझ में आ जाए, हिंदी वालों को। वाटा घाट जैसे है तो ये मराठी का शब्द है लेकिन गुजराती में ऐसे, तो ऐसे ही हिंदी में बहुत सारे शब्द आ गए हैं और आते जा रहे हैं। ये हिंदी की समृद्धि को बढ़ाने वाला संबंध है और इसमें मुझे खुशी है कि हिंदी में भी बहुत सारे ऐसे शब्द आए हैं दूसरी भाषाओं के, राजस्थानी के हों या मालवी के हों या बिहारी के हों, ऐसे सहज स्वाभाविक ही आ गए हैं। तो इस तरह से हिंदी का अपनी बोलियों के साथ या दूसरी भाषाओं के साथ जो संबंध है बड़ा समृद्ध करने वाला संभव है संबंध। तो इस लिहाज से इसमें मुझे कोई शिकायत नहीं, बल्कि मुझे अच्छा ही लगता है कि ऐसा परस्पर भाव विकसित हुआ है। हिंदी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है
कि हिंदी राजभाषा भी है, संपर्क भाषा भी है और एक बहुत बड़े वृहत भूप्रदेश की भाषा भी है। और उसके साथ कुछ जो विडंबनाएं जुड़ी हुई हैं वो ये हैं कि उसका एक बहुत छोटा सा इतिहास है। वैसे वो बोलियों से बनी, लेकिन जिसको हम कहते हैं हिंदी, और फिर और अब एक दूसरा लफ्ज़ जो लाया जाता है कि आधुनिक हिंदी, तो हम देखेंगे कि इसमें हिंदी का इतिहास करीब 100 साल का होता है। तो संपर्क भाषा भी है, राजभाषा भी है, हम चाहते हैं ये पूरे हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ भी हो। तो ऐसी स्थिति में हमारी अपेक्षाएं इससे बहुत बड़ी हुई हैं। बहुत बड़े वृहत भूप्रदेश में बोली जाती है, उसका असर है, उसके सबसे ज़्यादा अखबार हैं, ये सब है। लेकिन भाषा के हमेशा से ही दो रूप रहेंगे, एक बोला जाने वाला और एक दूसरा साहित्यिक भी, और ये दोनों ही लगातार बदलते रहते हैं। अगर अब आप देखना शुरू करेंगे तो भारतेंदु के समय में यह भाषा बनना शुरू हुई है, तब से लगा के ये कितने रूप बदल चुकी आज तक, और इसको कोशिश की गई कि ये थोड़े अतिवादी रूप में जाए, यानी संस्कृतनिष्ठ हो जाए, वो संस्कृतनिष्ठ भी नहीं हुई। ये भी है कि इसको ये उर्दूनिष्ठ हो जाए तो वो उर्दूनिष्ठ भी नहीं हुई। वो अपना जो एक बीच का मार्ग था उस हिसाब से वो चली है। तो उसकी अपनी संभावनाएं हैं, उसका अपना विकास बहुत द्रुत गति से हो रहा है, और उसमें अनुवाद वगैरह के इससे हम पूरी दुनिया के सारे साहित्य से सब परिचित हो रहे हैं। तो हम आशान्वित हो सकते हैं। अब उसमें जो थोड़ी सी दखलंदाजी हो रही है, या समझिए अंग्रेज़ी के लफ्ज़ अब आ रहे हैं, बहुत से लोगों का सोचना शायद ये है कि ये अंग्रेज़ी के लफ्ज़ आने से वो बहुत भ्रष्ट हो रही है, वो लगता है कि अभी विकृत हो रहा है। लेकिन ये एक तरह की ग्रोथ की स्थिति है, जिसको आप कहें कि एक बड़ा संक्रांति काल है, जिसमें हमें आगे कुछ बहुत साफ साफ नज़र तो नहीं आता, लेकिन हम आशान्वित हो सकते हैं, हम उसकी ताकत से परिचित हैं और उसकी हम अनंत संभावनाओं से भी परिचित हैं। और इसलिए ये सोचना कि हिंदी आगे चल के किसी तरह का उसका क्षय हो रहा है या आगे चल के कुछ कमज़ोर हो सकती है, मुझको ऐसा नहीं लगता। आजकल इस बात का बड़ा शोर है कि हिंदी भाषा को हाशिए पे लाया जा रहा है, उसे ख़त्म किया जा रहा है, और यह सारा शोर भूमंडलीकरण के संदर्भ में हो रहा है। ये सच है कि ऐसी कोशिशें की जा रही हैं। विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में हिंदी के छात्र नहीं रहे हैं, लोग पढ़ने वाले नहीं रहे हैं, भाषाओं को ग्रहण करने वाले विश्वविद्यालयों में नहीं रहे हैं। ये तमाम सारी बातें हो रही हैं, और हिंदी को एक तरह से हतोत्साहित करने की पूरी कोशिशें तमाम सारे स्तरों पर की जा रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी का इतना बड़ा बाज़ार है, और हिंदी जिस तरह बाज़ार में विकसित हुई है, उसके चलते हुए मुझे नहीं लगता कि व्यापारियों को कभी हिंदी से मुक्ति मिल पाएगी। इसलिए हिंदी कभी भी ख़त्म नहीं होगी। यूँ भी हिंदी जनभाषा है, बाज़ारों में, गलियों में, सड़कों पर बनी हुई, पली हुई और उसी के द्वारा विकसित हुई भाषा है। इसलिए हिंदी का भविष्य मुझे तो बिल्कुल सुनिश्चित लगता है कि ये ख़त्म नहीं होगी। ये ज़रूर है कि कुछ विकृतियाँ इसमें लाने की कोशिश की जा रही हैं, इसके सौंदर्य को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही हैं, इसमें बहुत सारे घालमेल किए जा रहे हैं। इसकी जो सबसे बड़ी ताकत थी बोलियों की, उस ताकत को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। एक तरह की प्रांजल शब्दावली को डालने की कोशिश साहित्य के स्तर पर हो रही है। अखबारों के स्तर पर या मीडिया के स्तर पर अनावश्यक रूप से अंग्रेजी के प्रवेश करने की कोशिश की जा रही है, उसे प्रवेश कराने की कोशिश की जा रही है, और इतने अभद्र प्रयोग ये हो रहे हैं कि ऐसा लगता है कि भाषा का स्वरूप बहुत बिगड़ रहा है। लेकिन इसकी मूल ताकत तो इसकी मिट्टी है। ये मिट्टी में से फिर अपनी जड़ों से ताकत ले लेगी और फिर पल्लवित और पुष्पित होगी, इसमें मुझे कोई संदेह लगता नहीं। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि हमारा अजीब सा चरित्र अपनी भाषा के बारे में है। कभी ये होता है कि हम हिंदी के विश्वविद्यालय बना रहे हैं, हिंदी की अकादमियाँ बना रहे हैं, हिंदी के संस्थान बना रहे हैं, और सरकारी विभागों में भाषा को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये आमतौर पर राजभाषा
के प्रयास हैं। मुझे लगता है ये प्रयास भी सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि संसदीय राजभाषा समिति का दबाव सारे विभागों के ऊपर है, इस मजबूरी में वो कर रहे हैं। वरना फाइलों पर, नस्तियों में, सरकार के तमाम सारे स्तरों पर जो भाषा चल रही है वो भाषा अंग्रेजी ही मूल रूप से है। बावजूद इसके जन दबाव इतना ज़्यादा है कि हिंदी का वर्चस्व न समाप्त हुआ है, न इसके समाप्त होने की कोई संभावना है। ये अवश्य है कि हिंदी के साहित्यकारों को, हिंदी में काम करने वाले लोगों को कुछ अपनी भाषा से इतर प्रयास भी करने पड़ेंगे, कुछ आंदोलनात्मक रुख भी अख्तियार करना पड़ेगा ताकि भाषा को उसकी मूल गरिमा में वापस लौटाया जा सके। हिंदी तो निर्विकल्प भाषा है। इस समय की हम बात कहें कि विश्व स्तर पर इतना ज़्यादा जो घट रहा है, जो घटनाएं घट रही हैं, मार्केट या बाज़ार की बात हम करें तो आज अगर हम हिंदुस्तान में देखें तो जो मीडिया है, जो फिल्म है, जो बाज़ार है, उसे एक प्रकार से कहें तो झक मार करके हिंदी के पास आना पड़ता है। हिंदी ने जो हमारी बोलियों को अपनाया है, यही वजह है कि 7 राज्यों में हिंदी बोली जाती है और 7 राज्यों में जब हिंदी बोली जाती है तो बहुतायत में बड़े एक भूभाग में हिंदी बोली जाती है। और चाहे टेक्निक के तौर पर हम बाहर से चीज़ों को लेकर के आएँ, कहीं से भी लेकर के आएँ, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी भाषा है वह अपने भूगोल से, अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से ही अपना विकास भी ग्रहण करती है और वहीं से पैदा भी होती है। तो भाषा कभी किसी का स्थानापन्न नहीं बन सकती है क्योंकि भाषा में अपने खुद के भूगोल से ही वो जन्म लेती है। चूँकि संकेत है, भाषा संकेत ही कहलाती है। हिंदी का जो स्वाभाविक विकास है उसके तरह वो चलती रहे तो हमेशा मजबूत भी रहेगी, बनी भी रहेगी। लेकिन जहाँ हम सोचते हैं कि नहीं हिंदी ख़त्म हो रही है, हम जानबूझ करके अपने पुराने शब्दों को ले करके आएंगे तो फिर हम रिएक्शनरी की तरह इस्तेमाल करेंगे और जो कठिन शब्द हैं जो हमारी जन भाषा में प्रचलित नहीं है उन भाषाओं को लाने का प्रयास करेंगे, वहीं हम हिंदी के खिलाफ होना खड़ा शुरू कर देंगे। इसलिए चाहिए ये है कि जितनी इस समय जो माहौल है उस माहौल में तरह तरह की संस्कृति, तरह तरह की सभ्यता सब जगह आपस में मिश्रित हो रही हैं। तो अगर मान लो कोई शब्द भी मिश्रित हो रहे हैं, हमारी आज की जो भाषा है उस भाषा में तो कितने अंग्रेज़ी के शब्द हैं, अरबी फ़ारसी के शब्द हैं। अगर हम इन सब शब्दों को बाहर निकालते रहेंगे और सिर्फ हिंदी की बात करेंगे तो हमारी भाषा तो बहुत छोटी हो जाएगी। इसलिए इसको एक बड़ी भाषा बनाने के लिए ही इसमें जो शब्द आ रहे हैं अपने आप स्वाभाविक विकास के तौर पर आ रहे हैं, तो वही इसकी ताकत भी है। भाषाओं के जो वैश्विक परिदृश्य है उसमें अगर हिंदी को खड़ा करना है तो हमें उन शर्तों का पालन भी करना पड़ेगा जिनके माध्यम से भाषाएं वैश्विक हुई हैं या भाषा का अपना एक अस्तित्व कायम हुआ है। हम जर्मन को ले लें, फ्रेंच को ले लें, ये सारी भाषाएं अपने अस्तित्व के साथ तब खड़ी हुई हैं जब वहाँ के लोगों ने इन भाषाओं में विज्ञान, शिक्षा, तकनीक, इन सारी चीज़ों को मजबूती के साथ प्रेजेंट किया है। और अगर ये हम नहीं कर पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि दिक्कत तो होगी। और इसका आत्मावलोकन देश को भी करना चाहिए, लेखकों को भी करना होगा और हिंदी के जो जुड़े हुए लोग हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनमें भी ये बात आना चाहिए। बिना इसके तो मुझे लगता है कि हम वैश्विक स्तर पर या मजबूत भाषा का विकास संभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही चीज़ बाजार में स्थापित करती है हमको। जैसा कि आमतौर से होता है कि हिंदी का मुकाबला उन ज़बानों से किया जा रहा है जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, बहुत पुरानी ज़बानें हैं। जहाँ तक हिंदी का ताल्लुक़ है तो हिंदी की उम्र अभी बहुत छोटी है और इस उम्र में उसने जितनी तरक्की की है, जितनी आगे बढ़ी है, वो अपने आप में एक मिसाल है। रहा सवाल कि हिंदी की स्थिति इस वक्त क्या है, तो मैं समझता हूँ इतनी तेज़ी से किसी दूसरी ज़बान ने तरक्की नहीं की होगी और उसका लिटरेचर 100 बरस में कितना लिटरेचर होगा। जो 200, 400, 500, 1000 साल पुरानी ज़बानें हम उनसे मुकाबला हिंदी का कर रहे हैं,
तो इस एतबार से मैं समझता हूँ कि हिंदी जिस जगह पे है, जिस मुकाम पे है, वो जगह बिल्कुल सही है। अब दूसरी बात ये पैदा होती है कि हिंदी कहाँ से पैदा हुई। ना सिर्फ हिंदी क्या, दुनिया की हर ज़बान बोलियों से ही पैदा हुई है, लिहाजा हिंदी भी बोली से पैदा हुई और उसमें इतनी बोलियां मिक्स हैं, इतनी बोलियां मिली हुई हैं कि हम गिनती नहीं कर सकते। हिंदुस्तान की जितनी ज़बानें हैं, जितनी दूसरी बोलियां हैं, उन सब के शब्द हिंदी के अंदर मिलते हैं। कई उसके अंदर फ़ारसी के लफ्ज़ भी हैं, अरबी के लफ्ज़ भी हैं और दूसरी हमारी जो ज़बानें हैं उनके लफ्ज़ भी उसके अंदर मौजूद हैं। ये बिल्कुल सच है कि इसी तरह से ज़बान का विकास होता है, लेकिन बेज़रूरत लफ्ज़ों को उसके अंदर ठूसना, इसको मैं गलत समझता हूँ। हर चीज़ का एक तरीक़ा होता है जो नेचुरल वे में आ रहा है, अपने आप से जो लफ्ज़ आ रहे हैं उनका इस्तेमाल तो सही है, लेकिन जानबूझकर जब हम इस तरह की कोई हरकत करते हैं तो वो उसको मैं मुनासिब नहीं समझता। इसके साथ ही एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि ये कहना कि ज़बान ख़त्म हो जाएगी, कम से कम हिंदी के साथ ऐसा मुमकिन नहीं है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में ये ज़बान इतनी ज़्यादा मकबूल हो चुकी है कि पहले जो लोग इसकी मुखालिफत करते थे आज वो भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो मुझे इसका जो मुस्तकबिल है, इसका जो भविष्य है, वो मुझे तो बहुत पाक साफ नज़र आता है, बहुत उज्जवल नज़र आता है कि जिसमें ये हिंदी खूब तरक्की करेगी। और मैं ख़ास तौर से यही कहूँगा कि हिंदी की तरफ से कोई नाउम्मीदी ना रखी जाए, हिंदी बराबर आगे बढ़ेगी। हिंदी को लेकर जब हम लोग चिंता व्यक्त करते हैं और हिंदी को लेकर हम लोग किसी किस्म की बातचीत कर रहे होते हैं, विचार कर रहे होते हैं, तो अक्सर ये चिंता व्यक्त की जाती है कि इधर के दिनों में हिंदी अपना स्थान खो रही है और हिंदी का स्थान दूसरी भाषाएं ले रही हैं या ख़ास तौर से अंग्रेज़ी ले रही है। और जिस तरह से आधुनिक संचार माध्यम तेज़ी से आते जा रहे हैं, उसमें हिंदी की क्या स्थिति बनती है, या हिंदी उन चुनौतियों को स्वीकार कर पा रही है या उनसे लड़ पा रही है या नहीं। कला और साहित्य का जब मैं रिश्ता देखता हूँ, ख़ास तौर से चित्रकला के माध्यम से, तो मुझे लगातार ये लगता है कि हिंदी में कलाओं को लेकर जिस किस्म की भाषा को विकसित किया जाना था, वो प्रयास ज़ोरदार तरीके से नहीं हुआ। ये संभव है क्योंकि जैसे कि लगातार ये बात होती है कि विमर्श की भाषा हिंदी नहीं रही है, इसलिए शायद कला के इतिहास, कला की समीक्षा, कला की चिंताओं में भी हिंदी उस तरह से नहीं दिखती है। और ये न दिखने से इसका सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो ये होता है कि हमारे दूर दराज के इलाकों में जो लोग इन विषयों को जानना चाहते हैं, इन चीज़ों से जुड़ना चाहते हैं, उनको इन चीज़ों का अभाव महसूस होता है। और अब तक तो जब तक सिर्फ दूरदर्शन था तब तक कुछ ऐसे गंभीर प्रयास हुआ करते थे कि कला को भी हिंदी के माध्यम से दूर दराज तक पहुंचाया जाए, लेकिन जब से अन्य यानी बाज़ार इसका बड़ा है टेलीविज़न का, उसके बाद से इस किस्म के गंभीर प्रयास कम हुए हैं। और तमाम यानी कला महाविद्यालयों में और कला की तमाम पुस्तकों में केवल अंग्रेज़ी है, और अंग्रेज़ी को अगर कहीं हिंदी में कोशिशें भी की गई हैं तो वो एक अनुवाद की भाषा महसूस होती है, वो मौलिक और अपने आप में विकसित हुई भाषा महसूस नहीं होती, जिससे कि कला समीक्षा या कला का इतिहास या कला के अन्य विषयों को साधा जा रहा हो। मुझे लगता है कि जो हिंदी प्रदेश हैं, ये भी कहा जाता है अक्सर कि हिंदी प्रदेशों में एक लंबे समय से कोई मौलिक विचार पैदा नहीं हुआ, तो शायद इसका कारण भी ये रहा कि हम लोग हमारे तरीके से नहीं सोच रहे, हमारी अपनी भाषा में नहीं सोच रहे हैं, और चूँकि हम एक अनुवादित किस्म की भाषा में सोच रहे हैं, इसलिए शायद वो नया विचार भी हम लोगों में पैदा नहीं होता। तो ये कम से कम एक अवसर फिर से है कि हम लोग इस पर गंभीरता से विचार करें, और ख़ास तौर से जो भी हमारी ललित कलाएँ हैं, अन्य कलाएँ हैं, उसमें हम लोग हिंदी में गंभीर और मौलिक चिंतन करने की कोशिश करें। हर साल हिंदी दिवस आता है और एक नई उम्मीद के साथ कुछ ऐसा लगता है जैसे हम
बीते वर्ष को इस तरह से याद कर पाएंगे जो अन्य वर्षों से ज़रा भिन्न होगा, और कुछ उसमें ऐसी उपलब्धियां होंगी हमारी जिनको सोचकर ऐसा लगेगा जैसे हम कुछ कर पाए। क्योंकि एक चीज़ जो मुझे हमेशा लगी है जब से मैं मतलब इस तरह की गंभीर बातों को समझने और सोचने के लायक हुआ हूँ, वो ये है कि जितना बड़ा देश है हमारा और संसार में जो उसकी मौजूदगी है, जो उसकी उपस्थिति है, उसके अनुसार हमारी राष्ट्रभाषा को हम उसका जो जायज़ मकाम है, जो उसका स्थान है, वो शायद दिलाने में अभी तक सफ़र नहीं हुए। जो कुछ होना चाहिए उसका अंश मात्र ही शायद हो पाया है। और ये देखकर ख़ास तौर पर बहुत खुशी होती है कि जो वो लोग जिनका संबंध विदेश से है, यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग हैं, अमेरिका से के स्कॉलर्स हैं, उनकी रुचि और उनका ध्यान जो है हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर कितना यानी मोहब्बत भरा और कितना भरपूर है। जबकि हमारे यहाँ लगता है कि इंस्टीट्यूशंस तो बन जाते हैं, लेकिन उसके आधार पर जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो मैं अगर कुछ नहीं तो 20वीं सदी और फिर 21वीं सदी के ये 13 साल जो हैं, इन्हीं को अगर हिंदी के नाम पर गिनता हुआ चलूँ और 47 के बाद आज़ादी की प्राप्ति के बाद जो हमारी ज़िंदगी रही है, उसमें हम हिंदी के नाम पर क्या कर पाए हैं, तो ठीक है किया तो है, लेकिन मुझे लगता है इससे बहुत ज़्यादा कुछ होना चाहिए। चाहे वो लिटरेचर या लिटरेचर से हटकर अन्यत्र जो चीज़ें हैं, जैसे साइंस है, जैसे दुनिया भर के जो मॉडर्न सब्जेक्ट्स जो हैं जिसके अंदर हमारी मौजूदगी जिस तरह से दर्ज होना चाहिए और उसको जिस तरह की स्वीकृति मिलना चाहिए। और ये मेरे ख्याल से जब तक एक बहुत एक गंभीर किस्म की बुनियादी ईमानदारी से काम नहीं लिया जाएगा तो ऐसा होना बहुत आसान नहीं है। हम देख रहे हैं कि दुनिया में तरह तरह के नारे लग रहे हैं, और वो सिर्फ नारे ही नहीं हैं बल्कि असलियतें हैं। ग्लोबलाइज्ड एक दुनिया है जो एक मायने में पूरी दुनिया जो है एक गांव की तरह बन गई है, और उसमें आप अगर अंग्रेज़ी सीख रहे हैं तो उससे मैं कोई बुरा नहीं मानता, लेकिन कम से कम कुछ ऐसा भी करें कि लोगों की रुचि और ध्यान जो है हिंदी को जानने की ओर भी बढ़े। और शायद ये काम सिर्फ कविता लिखने या कहानी किस्सा लिखने भर से नहीं चलेगा। हमें और दूसरे जो सीरियस डिसिप्लिन्स जो हैं उनके अंदर काम करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से उसमें मुझे जो एक सबसे बड़ा तकाज़ा और जो बड़ी अपेक्षा जो है वो समाचार पत्रों से भी है, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं समाचार पत्रों को जिस तरह की हिंदी समाचार पत्रों को जो भूमिका जिस महत्व की निभानी चाहिए वो ऐसा हो नहीं रहा। उसके कारण मेरे गिनाने से कुछ बदल नहीं जाएंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं और ये भी जानते हैं कि ये कमर्शियल दुनिया है और इसके अंदर बहुत सारे लोभ और प्रतिलोभ सब होते हैं। तो इस सब से ऊपर उठकर
अगर भाषा को हम अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान के रूप में स्वीकार करें और उसके लिए कुछ करें, तो मुझे यकीन है, क्योंकि हिंदी जितनी सुंदर भाषा है, जब मैं विदेशियों को उसके बारे में बात करता हुआ सुनता हूँ तो मैं बहुत क्या कहूँ, आनंदित, प्रफुल्लित, या ऐसा लगता है जैसे कोई ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है जिसे मैं जानते ही नहीं हूँ। तो मैं दुआ करता हूँ कि अगले साल जब हम फिर इस दिन को पहुँचें तो हमारे पास कुछ ऐसा हो कि उसको याद करके हमें खुशी हो और हमें लगे कि हम शायद कहीं अपने मंतव्य में कहीं आगे बढ़े हैं। हिंदी एक बहुत बड़ी भाषा है, बहुत बड़े समुदाय की भाषा है, लेकिन ऐसा हो रहा है जैसा कि हम आजकल बहुत सारे सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि दुनिया की बहुत सारी भाषाएं तेज़ी से उनका लोप हो रहा है, तेज़ी से वो ख़त्म हो रही हैं। हम भी पिछले दिनों देखें कि अंडमान निकोबार में एक आदिवासी समूह का अंतिम व्यक्ति बचा था और इस तरह एक भाषा वहाँ पे समाप्त हुई। तो जो ख़ास तौर से हमारे जो रिमोट एरियाज़ हैं, जो बहुत ऐसे आदिवासी अंचल हैं, उनकी बहुत सारी बोलियाँ जिन्हें आप कहते हैं, ऐसी बहुत सारी भाषाएं समाप्त हो रही हैं। अब बड़ी भाषाओं पर भी धीरे धीरे संकट आ रहा है। एक्चुअली भूमंडलीकरण का जो बाज़ार है वो बहुलता का विरोधी है। वो नहीं चाहता कि बहुत सारी भाषाएं रहें, क्योंकि वो ये चाहता है कि उसकी जो व्यापारिक सुविधा चाहिए, उसे जो व्यापार करने की सुविधा चाहिए, तो उसमें जितनी कम भाषाएं होंगी उतना ही उसको सुविधा मिलेगी। इसलिए वो भाषाओं को नष्ट करने पर तुला है। तो ये हमारे समय की एक बहुत बड़ी विडंबना है और उसमें दो तरह के काम हो रहे हैं जो बहुत बड़े ख़तरे हैं। एक तो छोटी भाषाएं नष्ट हो रही हैं और बड़ी भाषाओं के स्वरूप बदले जा रहे हैं। जैसे हिंदी का पिछले दिनों में जो स्वरूप बदला गया, जैसे इंग्लिश और या इस तरह की कुछ हास्यास्पद पदों से बुलाया जाता है या पुकारा जाने लगा, ये बहुत बुरा असर भाषा पे डाल रहा है। उसमें भाषा का स्वरूप बदल रहा है, भाषा की शब्दावली कम हो रही है, भाषा सिकुड़ रही है और पूरे यानी शिक्षा के माध्यम या तमाम चीज़ों के माध्यम धीरे से वहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, वहाँ से हट रहे हैं। हिंदी के बजाय अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ाया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा संकट बड़ी भाषाओं के सामने भी है और उससे लड़ने की आवश्यकता मुझे लगता है कि है, क्योंकि अब कोई ऐसा, जैसे एक समय में हिंदी बचाओ और अंग्रेजी हटाओ जैसे आंदोलन हुए थे, आज नहीं है। तो ज़रूरत यह है कि हिंदी में जो लोग काम करते हैं, हिंदी जो बोलते हैं, उन लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो हिंदी के लिए, हिंदी के विकास के लिए और हिंदी से ख़ास तौर से हिंदी में ये जिस तरह की एक बहुत घृणित किस्म की मिक्सिंग करना जो कहते हैं, मिला रहे हैं, हिंदी में अंग्रेजी शब्दों को मिलाकर जो एक अलग तरह की भाषा बनाने की कोशिश की जा रही है, इसे रोका जाना चाहिए। क्योंकि उसमें क्या है, जहाँ बहुत आसान हिंदी के शब्द हैं वहाँ पे भी अंग्रेजी के शब्द घुसेड़े जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बुरा असर भाषा पे हो रहा है जिसे रोका जाना चाहिए। मुझे लगता है एक तो सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि कम से कम एक ऐसा दबाव हिंदी क्षेत्र में बनना चाहिए कि जो हिंदी मीडिया है, ख़ास तौर से चाहे वो प्रिंट मीडिया हो और चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसमें जिस तरह से भाषा में निरर्थक रूप से जो अंग्रेजी के शब्दों की भरमार बढ़ाई जा रही है, उसको रोका जा सके या उसके खिलाफ एक दबाव बनाया जा सके। जैसे बहुत सारे अखबार हम देखते हैं कि उनके आधे शीर्षक अंग्रेजी में और आधे शीर्षक हिंदी में, जो बहुत ही अश्लील है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। क्योंकि जैसे सिटी शब्द है तो सिटी शब्द क्यों चला रहे हैं, उसके लिए शहर शब्द है, नगर शब्द है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो बहुत आसान ज़बान के हैं और जो लोगों की ज़बान पे चढ़े रहे हैं, तो आप क्यों उसका इस्तेमाल कर रहे हैं।
और हिंदी उर्दू का जो एक साझी परंपरा है और उसमें बहुत सारे शब्द, यानी बहुत बड़ा शब्दकोश है उसका, जो अंग्रेजी से कई गुना बड़ा है। तो उसका इस्तेमाल करने के बजाय हम जबरन में आधा शब्द उसमें घुसाएं, और इसी तरीके से बहुत सारे शब्द उसमें बीच में, आजकल तो अगर आप उसकी रिपोर्टिंग देखें तो उसमें भी बहुत सारे शब्द अंग्रेजी के, जहाँ ज़रूरी है। ऐसा नहीं होता कि हम लोगों ने कभी इस बात का विरोध नहीं किया कि जो जहाँ बहुत ही ज़रूरी है हर भाषा से शब्द लिया जाना चाहिए। हिंदी इस मामले में सबसे ज़्यादा लचीली भाषा रही है कि उसने बहुत सारी भाषाओं से शब्द लिए हैं, और वही भाषा जीवित रहती है जो भाषा दूसरी भाषाओं से शब्दों को ग्रहण करने में ज़्यादा से ज़्यादा लचीली होती है। वो भाषाएं नष्ट हो जाती हैं, जैसे हमारी क्लासिकल भाषाएं, चाहे वो लैटिन हो या संस्कृत, अगर वो नष्ट हुई तो उसका कारण ये था कि वो लचीली नहीं बची। इसलिए हमें लचीली भाषा होना चाहिए, पर उसमें निरर्थक शब्दों का इस्तेमाल करना गलत होगा। मुझे लगता है कि बोलियों से ही हिंदी बनी है। ये धारणा ही गलत है कि हिंदी संस्कृत से बनी, या ऐसा होता भी नहीं है कि कभी भी जो समृद्ध भाषा से दूसरी भाषा बने, ऐसा तो कभी नहीं होता। भाषा हम जानते हैं, पहले तो हिंदी का नाम ही खड़ी बोली था जो मेरठ के आसपास बोली जाती थी। तो हिंदी तो बनी ही बोलियों से, और उसमें सारी बोलियों के हजारों शब्द हैं, और उन्हें अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि वो हिंदी की सबसे बड़ी धरोहर हैं। तो हिंदी तो खुद एक बोली रही है, और बोली से ही विकसित होकर वो भाषा का स्वरूप ग्रहण किया उसने। मुझे लगता है कि जिस तरह आज का आधुनिक समय पेंगे भर रहा है, मैं कहना चाहूँगी कि वो धीरे धीरे नहीं चल रहा है, बिल्कुल एक उछल कूद मचाते हुए हम सबके जीवन में प्रवेश कर गया है। तो उसी तरह से वो हमारी भाषा पर भी अपनी पहचान बनाने की या अपने दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे समय में अभी बहुत सारी स्टडी सामने आई है। यूनेस्को की भी अभी एक स्टडी हाल में आई थी, जिसमें था कि पूरे विश्व से किस तरह से कई लोकल भाषाएं जो हैं, कई वर्नैकुलर लैंग्वेजेस जिन्हें हम कहते हैं, वो लुप्त होती जा रही हैं। लेकिन साथ ही एक सुखद बात और रिसर्च के दौरान भी सामने आई थी कि भाषाएं जैसे लुप्त होती हैं, उसी के साथ साथ यदि हम उनमें इनोवेशन करते जाते हैं, यदि हम अपने समय के चैलेंजेस के अनुसार उसमें परिवर्तन करते जाते हैं, उसका मॉडर्नाइजेशन करते जाते हैं, तो भाषाएं दोबारा खड़ी भी हो जाती हैं और अपने समय का मुकाबला करने को बहुत तैयार हो जाती हैं। हिंदी की दुनिया को जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हिंदी की दुनिया भी कहीं से लुप्त होने की कगार पे नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मॉडर्न ज़माने के इनोवेशंस हो चुके हैं, चाहे वो पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, चाहे जॉब प्रोफाइल, लोग आजकल इस तरह की मांग करने लगे हैं कि आपको दोनों भाषाएं आनी चाहिए। अंग्रेज़ी जो वैश्विक दबाव के कारण हमारी मुख्य भाषा बनती जा रही है, और साथ ही साथ हिंदी भी। भारत एक ऐसा देश है, हम सबको पता है कि जोड़ने वाली भाषा अभी भी डाइवर्स क्षेत्रों में भी हिंदी ही बनी हुई है। आप चाहे नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, चाहे साउथ इंडिया चले जाइए, आपको जोड़ने वाली भाषा फिर भी हिंदी मिलेगी। और दूसरा एक बहुत बड़ा योगदान इन जॉब चैलेंजेस के अलावा मुझे लगता है बॉलीवुड सिनेमा है। बॉलीवुड सिनेमा जो है किस तरह से ग्लोबलाइजेशन के थपेड़ों के बावजूद, मार के बावजूद, किस तरह से देश को जोड़ने का काम करता है। वह तरह तरह के लोकल लैंग्वेजेस को अपने मतलब लोकेल में, अपनी भाषा में जोड़ कर कोशिश करता है, भले ही वो मार्केट के प्रेशर में करता हो, लेकिन इस तरह से वो एक सूत्रीय भाषा जो सबको जोड़ सके, वैसी भाषा मतलब कि हिंदी जो है उसको चारों ओर फैलाने का भी एक बहुत बड़ा काम कर रहा है।
हिंदी भाषा को लेकर भी जो कुछ अच्छी बातें हो रही हैं वो आगे बढ़ती चली जाएंगी, और जो विभ्रम कभी कभी पैदा हो जाता है कि बहुत सारे लोग बहुत हिंदी पढ़ रहे हैं लेकिन क्या वे अच्छी हिंदी पढ़ रहे हैं, इस तरह के सवाल जो मन में कई बार आते हैं, मुझे लगता है वो भी धीरे धीरे क्वालिटी जो है हमेशा प्रिवेल करती है क्वांटिटी पर, और होते होते ये वक्त भी आएगा कि हम हिंदी को जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं उसके सम्मुख बहुत तेज़ी से और बहुत मुस्तैदी से खड़ा हुआ पाएंगे, जब हम इस दिशा में भी प्रयास करने लग जाएंगे। हिंदी को लेकर मेरे जैसे लेखक की चिंताएं बहुस्तरीय ही कही जा सकती हैं। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी जो है अब केवल हिंदी प्रदेश के लोग नहीं बोलते, दूसरी प्रदेशों के लोग भी परस्पर जब बातचीत करते हैं तो हिंदी का ही सहारा लेते हैं। उस रूप में हिंदी को एक तो उन प्रदेशों की चिंता भी करनी चाहिए जिन प्रदेशों में वो संपर्क भाषा के रूप में सही या मजबूरी में सही बोली जा रही है। इस रूप में उन प्रदेशों की जो भाषाएं हैं और उनके जो शब्द हैं वो भी हिंदी में आने चाहिए। दूसरी बात ये कि ये जो हिंदी है अगर वो अपनी बोलियों से कट जाती है जैसे कि आजकल हो रहा है तो उससे फिर हिंदी का बहुत गहरा नुकसान होगा और फिर तमाम बोलियां भी अकेली पड़ जाएंगी और अपनी अलग अलग स्वाधीनता की और स्वतंत्रता की मांग करेंगी। तो परिणाम ये होगा हिंदी के पास कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि खड़ी बोली जिस तरह से निर्मित हुई है वो केवल हरियाणा और पंजाब के भरोसे निर्मित नहीं हुई। तीसरी बात जो है कि राजभाषा के रूप में जो हिंदी आ रही है उसमें मेरा कहना यह है कि राजभाषा के रूप में जो हिंदी आए वो अपने पारंपरिक पारिभाषिक शब्दावली की तरफ भी देखे कि मसलन जब मुगल काल था तब जो पारिभाषिक शब्दावली थी प्रशासन की वगैरह वो क्या थी और उसमें से कितनी लेने के लायक है। अगर वो लेने के लायक है तो फिर नए शब्द बनाने की ज़रूरत नहीं। और तीसरी चौथी बात ये है कि ये जो नए शब्द हम अनुवाद कर रहे हैं, अनुवाद न करके जो जनता में पॉपुलर हो गए हैं, जो अंग्रेजी के शब्द हैं वो भी अगर जनता में बोले जा रहे हैं तो उन शब्दों को हिंदी का शब्द मान लिया जाना चाहिए। उससे हिंदी की संप्रेषणीयता या उसका कम्युनिकेशन या उसका जनसंचार ज़्यादा बढ़ेगा और इस रूप में हिंदी अपने आप को ज़्यादा समृद्ध कर सकेगी, उसकी गतिशीलता भी बढ़ेगी। एक और बात जो मैं समझता हूँ हिंदी को लेकर के वो ये है कि हिंदी चूँकि साहित्य की और केवल हिंदी प्रदेश की संस्कृति की भाषा नहीं है, अब वो पूरे एक राष्ट्र की संपर्क भाषा और जन भाषा है, तो उसे जितना भी प्रदेशों में ज्ञान विज्ञान है और दुनिया में जितना ज्ञान विज्ञान है उसे हिंदी में लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। और ये कोशिश केवल हिंदी के लेखकों पर निर्भर नहीं करती, उन हिंदीतर जो समाज वैज्ञानिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, इतिहास है, दर्शन शास्त्र है, नीति है, साहित्य है, साहित्येतर जो अन्य शास्त्र है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी जो सबसे बड़ी चुनौती पैदा कर रहे हैं, ये ज़रूर चिंता की बात है। और उसका एक कारण तो है कि हम सारा विज्ञान और टेक्नोलॉजी जो है पश्चिम से उधार ले रहे हैं, इसलिए मजबूरन हमें उनकी शब्दावली में जाना पड़ता है। अगर हमने कंप्यूटर बनाया होता तो शायद हमने कुछ और शब्द दिया होता कि जैसे रसगुल्ला और कचौड़ी के पास हमारे पास शब्द हैं, उसी तरह से कंप्यूटर के लिए और माउस के लिए भी हमारे पास शब्द होते। लेकिन चूँकि हमने ईजाद नहीं किया, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदी प्रदेश में एक वैज्ञानिक दृष्टि का भी विकास होना चाहिए, जिससे हम उन चीज़ों का ईजाद कर सकें जिससे हम नया शब्द हिंदी का या भारतीय भाषा का दे सकें। मुझे हिंदी दिवस पर इतना ही कहना। देखिए, इस देश में हमेशा एक केंद्रापसारी प्रवृत्तियां और केंद्राभिमुख प्रवृत्तियां, तो हमेशा यहाँ एक प्राण भाषा रही है जो कि इतने विराट देश को आपस में जोड़े रखती है। विशेषकर तब जबकि हर प्रदेश की अपनी बहुत ही ख़ास पहचान, अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता रही है, उसकी रक्षा करने का, उसको बढ़ावा देने का हमेशा वो रहा है। लेकिन साथ ही साथ पूरे देश को जोड़े रखने वाली एक सेतु भाषा भी हमेशा यहाँ रही है। किसी समय हज़ारों वर्षों तक संस्कृत रही, इस संस्कृति की प्राण भाषा और
मध्यकाल में भाखा ने इसकी जगह ले ली। अब भाखा में आप देखिए आसाम, दक्षिण भारत, कश्मीर, यहाँ की कविताएं हिंदी में आती थी, और जैसे एक वो होता है ना कल्चरल क्लियरिंग हाउस, तो ये हिंदी प्रदेश कल्चरल क्लियरिंग हाउस का काम किया था। सारे दक्षिण पश्चिम और तमाम जगह की साहित्यिक सामग्री को, काव्य को केंद्र में खींच करके फिर उनका पूरे प्रदेश में वितरण, ये हिंदी का काम रहा। और 19वीं सदी में यही दायित्व जो है वो इसके ऊपर आ गया, हिंदी के ऊपर। अब नई भौगोलिक राजनीतिक परिस्थिति सामने आई, एक नया संकट संस्कृति के सम्मुख आया, जो जिसको प्रतिकार करने के लिए, मुकाबला करने के लिए फिर से एक नई भाषा की खोज हुई, और हिंदी ने, आधुनिक खड़ी बोली हिंदी ने वो दायित्व भाखा का संभाल लिया। तो ये चीज़ हुई। अब आप ये देखिए कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग जो है वो हिंदी प्रदेश से शुरू नहीं हुई, वो हुई बनारस या इलाहाबाद से नहीं, बल्कि बम्बई और कलकत्ता से ये मांग उठी कि एक समूचे देश को जोड़े रहने की, स्वतंत्रता संग्राम जिसमें चल सके, एक ऐसी भाषा होनी चाहिए। और इसी की प्रेरणा से मराठियों ने भी अपनी लिपि देवनागरी स्वीकार कर ली है, और खुद वहाँ बंगाल के बड़े नेता, तो दयानंद को उन्होंने कहा कि आप संस्कृत में काहे को बोलते हैं, आप हिंदी में बोलिए। तो ये वो मूल स्थिति थी। और तब हिंदी के अध्यापकों ने भी बहुत ज़बरदस्त भूमिका निभाई हिंदी के प्रसार के लिए, सब हुआ। लेकिन आज वो परिस्थिति कुछ वैसी बदल गई है। अब खुद हिंदी प्रदेश में इतनी भाषाएं, हर भाषा अपनी स्वायत्तता की मांग करती है। ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ इतनी सुंदर भाषा है, इतनी मधुर भाषा है, उसका बने रहना, उसका रख रखाव, उसमें एक सृजनशील निरंतर का रहना ज़रूरी है, तो उसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। लेकिन हिंदी की कॉस्ट पर नहीं हो रहा है ये कि भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, उधर हमारे कुमाऊँ में कुमाऊनी। तो मैं देखता हूँ, खुद अपने प्रदेश में देखता हूँ कि हम लोग सब घर में कुमाऊनी ही बोलते थे, हिंदी का एक शब्द नहीं बोलते थे। फिर भी हमारी हिंदी इतनी पक्की शुरू से ही हो जाती थी, क्योंकि सारी भाषा, शिक्षा सब हिंदी में होती थी। तो क्या कारण है? आज ये हाल है कि आज के बच्चे कुमाऊनी नहीं जानते हैं, नहीं बोल सकते हैं वो। और आंदोलन हो रहा है कि कुमाऊनी को ये बनाओ, 8वीं अनुसूची में दर्ज कराओ। तो ये प्रवृत्ति जो है ये बहुत, ये इस देश में बड़ी मुश्किल है। ये उससे हिंदी का रकबा कम होता है। खुद ही दूसरे लोगों के सामने आपकी परिस्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है। तो ये गड़बड़ है इसमें। दूसरे ये है कि आपस में अनुवाद, देखिए एक तरफा मामला है। हिंदी तो सबका सत्कार करती है, जितने अनुवाद हिंदी में होते हैं भारतीय भाषाओं के, साहित्य के, अंग्रेज़ी के, विश्व की भाषा, उतने शायद ही किसी भाषा में होते होंगे। लेकिन ये एक तरफा मामला है, बिल्कुल एकदम एक तरफा मामला है। स्वयं हिंदी से आप पूछिए, मैं बड़े से बड़े साहित्यकारों से मिला हूँ यहाँ, बंगला के, कन्नड़ के, गुजराती के, मराठी के। गुजराती मराठी तो तब भी हिंदी की ओर अभिमुख है, उनको हिंदी की नॉलेज भी होती है, हिंदी साहित्य में भी अभिरुचि होती है। लेकिन बाकी मैंने देखा बंगालियों में, दक्षिण भारतीयों में संस्कृत के, हिंदी के प्रति कोई भाव ही नहीं, कोई अनुवाद ही नहीं होते हैं। और हिंदी का लेखक भी इतना हीनताग्रस्त है कि वो अपनी लंगड़ी 2 कौड़ी की अंग्रेज़ी में अनुवाद हो जाता है तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। वो, उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि भाई मराठी हमारे ही भाषी लोग हैं, वो हमारी कविता को, हमारी कहानी को। एक तरफा मामला है। हिंदी से बहुत कम अच्छी कृतियों का अनुवाद भारतीय भाषाओं में हुआ है। एक तरफा मामला है। तो ये एक तरफा में टूटना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। और ये भी है कि अनुवाद बहुत आसानी से होता है एक भारतीय भाषा से दूसरी भाषा में। क्यों? क्योंकि समान आधार है संस्कृत का, बहुत बड़ा आधार है। बहुत ऐसी सुंदर अनुकूल परिस्थिति कई जगह नहीं होती है। रूस और चीन की अपेक्षा भी हिंदी यानी भारत इस मामले में सौभाग्यशाली है। एक सांस्कृतिक एकता की जो रीढ़ होती है, वो भाषिक तत्व तो बहुत समान है यहाँ, लेकिन उसका जो फ़ायदा उठाना चाहिए वो नहीं उठाया गया है। ये बात है। अभी मैं
6 महीने दक्षिण भारत में रह के आ रहा हूँ। वहाँ मैंने देखा रिफ्रेशर कोर्सेज होते थे हिंदी के अध्यापकों के, क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूँ यहाँ स्वयं हिंदी प्रदेश में भाषा शिक्षण की स्थिति एकदम दयनीय है। हम अपने ज़माने से तुलना करते हैं तो आज के हिंदी अध्यापक में हमारा हिंदी अध्यापक हमारा हीरो होता था, चाहे साइंस के, इतिहास के, भूगोल के अध्यापक कितने ही अच्छे क्यों ना हो, हीरो हमारा हिंदी का होता था कि उसका जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, उसका देश प्रेम, उसका बहुत जागरूक किस्म का प्राणी हुआ करता था। आज का हिंदी अध्यापक बहुत दरिद्र है, अपने कर्तव्य पालन के प्रति बहुत शिथिल है। तो मैंने दक्षिण भारत में देखा कि दक्षिण भारत में जो लोग हिंदी के अध्यापक हैं वो ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा रुचि लेते हैं और उनसे मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद करता हूँ। वहाँ के जो कई लोग मैं देखता था कि मेरे व्याख्यानों में स्वयं वहाँ के विभाग के लोग नहीं आते थे, लेकिन पुराने लोग आते थे जो कभी रह चुके हैं वहाँ, तो उनकी बड़ी रुचि, बड़ी कुतूहल है। और मैं समझता हूँ कि अब हिंदी का जो प्रचार प्रसार, जो उसकी शक्ति को की समझ दक्षिण में पैदा हो रही है और दक्षिण भारत के लोग हिंदी प्रदेश के लोगों की अपेक्षा कहीं अधिक हिंदी को जिम्मेदारी से और प्रेम से निभाएंगे और उसका प्रचार प्रसार करेंगे, ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है। हमारे विद्वानों ने, हमारे साहित्यकारों ने, हमारे युवा मित्रों ने एक समान अपनी चिंता व्यक्त की है और हिंदी के प्रति उनकी जो चिंता है वो निश्चय ही वाजिब है, क्योंकि जिस देश की, जिस राष्ट्र की भाषा सुरक्षित नहीं रहती, उसका सम्मान नहीं रहता, उसकी अस्मिता नहीं रहती है, उस देश को वो सम्मान हासिल नहीं होता है जो अपनी भाषा के द्वारा हम सम्मान हासिल कर सकते हैं। तो इस अवसर पर मुझे लगता है कि हिंदी के बारे में ये तमाम बातें करके हम इसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि हमें अपनी भाषा की, जिस भाषा में हम अपने साहित्य का सृजन करते हैं, भावों को अभिव्यक्ति देते हैं, उसके आधुनिक रूप को, उसके पारंपरिक रूप को और उसका जो रोजगार की तरफ जिस तरह से वो बढ़ रही है, विज्ञापन की दुनिया में जिस तरह से आ रही है, उस सबको अक्षुण्ण रखना हम सबका दायित्व बनता है। और मुझे लगता है कि हिंदी को लेकर कभी भी आत्महीनता की भावना से हमें ग्रस्त होने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी हमारे स्वाभिमान की भाषा है और उस स्वाभिमान को लेकर चलना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। धन्यवाद, नमस्कार।